हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा। तो ये हमारा नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट करने वाले हैं हम करंट अफेयर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज़ आपका एच का और एच और बाकी जितने भी हिमाचल के अंदर, नॉट ओनली इन हिमाचल, बाकी स्टेट्स के अंदर भी अगर आप कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सब के लिए जो है ये आपका वैल्यूएबल रहने वाला है कंटेंट। ओके, तो एक मंथ का करंट अफेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जुलाई 2024 का। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं 2025 के अंदर, तो उसमें 24 का करंट अफेयर फ्रॉम जुलाई तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो दिसंबर में पेपर क्यों ना हो 25 के अंदर। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पिछले मंथ का देख लीजिए जिस बच्चे ने नहीं देखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के सेक्शन से, तो पॉलिटी पे आ जाते हैं। ठीक, तो पहला जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है बेटा कि बिहार जो आपका स्टेट था उसने डिमांड करा था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिसको डिनाई करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो एक चीज़ तो हमें सीधी सीधी समझ आ रही है कि ये स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो देने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, मतलब पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, अब बात करें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, तो ये क्या है और कब पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1969 के अंदर आप देखोगे कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, इंडिया के कुछ स्टेट्स जो थोड़े वल्नरेबल थे, जो थोड़ा टफ टेरेन था, ठीक है, तो जहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज़्यादा इजी नहीं थी, उनके लिए ये किसने जो है पहली बार ये रिकमेंडेशन दिया? तो फिफ्थ जो है आपका फाइनेंस कमीशन जो है, इसने ये प्रोवाइड किया था इस तरह का प्रोविज़न स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का। ठीक है, तो कुछ स्टेट्स को याद रखना, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के अंदर जो है ये आया था। अगर हम बात करें कुछ बेनिफिट्स जो आपको दिए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को, तो वो क्या होते हैं कि जो भी आपका सेंटर स्टेट के बीच में शेयर जो होता है, फाइनेंस का जो एलोकेशन होता है, उसमें इन स्टेट को थोड़ा सा एज रखा जाता है। टैक्स जो है उसमें कुछ, यहाँ पे आप देखोगे जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसमें भी इनको कुछ जो है आपका स्पेसिफिक कुछ जो है चीज़ों में रियायत मिलेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है आपको इनकी देखने को मिलती है, चीज़ें मिलेगी आपको। ठीक है, देन इसमें कौन कौन से स्टेट जो है करंटली हैं ये आपको याद रखना है बेटा। तो 11 स्टेट्स हैं। स्टेट पहले 11 थे, बट अब जे एंड के जो है वो तो यूटी हो गया, लद्दाख और जे एंड के, तो ये यूटी हो गए। 10 अब जो हैं स्टेट बचे हैं और यूटी हैं, लद्दाख और साथ में आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे देखो अच्छा, इसको सिंपल से याद कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी आपको स्टेट देखने को मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, सो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी आपको स्टेट मिलेंगे वो सब इसके अंदर आएंगे। तो हमारे पास क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, नीचे को क्या है? नागालैंड है, देन क्या है हमारे पास? मणिपुर है, फिर क्या है? मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय हो गया, बीच में क्या बच गया? असम हो गया। सात तो यही हो गए। इधर को ऊपर क्या हो गया? ठीक है, सिक्किम। देन सिक्किम के साथ पहाड़ी क्षेत्र एक आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ लगता है हिमाचल, हिमाचल के साथ ऊपर आता है लद्दाख और जे एंड के। ठीक है, तो सिंपल, तो ये जो है स्टेट्स बेटा इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 311 जो है ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में था। तो 311 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल, वो क्या क्यों न्यूज़ में था देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अच्छा मुझे बताओ पहले तो एलजी कौन है जे एंड के? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। तो जो एलजी हैं जे एंड के, उन्होंने जो है पहली बार आप देखोगे इन्वोक करा आर्टिकल 311 को। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ही हुआ है, लेकिन अभी तो यहाँ पे इन्वोक हुआ है 311 बाय एलजी ऑफ जे एंड के, जिसके अंदर कुछ जो आपके सिविल सर्वेंट थे जो 6 राउंड अबाउट, उनको जो है यहाँ पे टर्मिनेट किया इन्होंने। तो मतलब ये सिविल सर्वेंट के टर्मिनेशन से रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल है, तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। आर्टिकल 311 क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बेटा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाके ही दिखा देता हूँ। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि ये 311 जो आर्टिकल है ये आता है पार्ट किसके अंदर? 14 के अंदर। एंड पार्ट 14 में आपको क्या देखने को मिलता है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जिसमें आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक के आर्टिकल आते हैं, ये भी याद रखना है। अगेन नेक्स्ट आपको जो इसमें याद रखना है वो है 312 आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऑल इंडियन जो सर्विसेज हैं उनके रिगार्डिंग प्रोविज़न बताना, ऑल इंडियन सर्विस
कौन जो है बना सकता है, किसके पास पावर है। देन 315 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ये 315 के अंदर बनाए जाते हैं। इसी में आप देख लो अब आर्टिकल 311 यहाँ लिख रहा है डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन द रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर बोलता है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर सिविल सर्वेंट्स हैं तो उनका अगर रिमूवल हो, उसका डिसमिसल हो, रैंक में रिडक्शन हो, ये सब 311 के अंदर होता है। अच्छा कैसे होता है, तो इसके लिए ये आर्टिकल ये देख लो 311 क्या बोलता है। 311 क्या बोल रहा है, 311 बोलता है नो पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन और बोलता है ऑल इंडियन सर्विस और अ सिविल सर्विस ऑफ अ स्टेट और होल्ड अ सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो सरकार के अंडर काम कर रहा है, सिंपल भाषा में स्टेट हो चाहे आपका सेंटर हो, सिविल सर्वेंट हो, तो उसको बोलता है shall be dismissed or removed by the authority subordinate to that by which he was appointed। तो मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो है बेटा उसको क्या डिसमिस नहीं किया जा सकता, किसके द्वारा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो उसको अपॉइंट कर रही है उससे जो नीचे है। सो दैट मीन्स अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट से नीचे का कोई भी बंदा उसको नहीं हटा सकता। ये इनको यहाँ पे सिविल सर्वेंट को कुछ राइट्स हैं 311 आर्टिकल के अंदर, ये ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत सारे और भी है प्रोविजंस, आप इनको पढ़ लेना क्या क्या है, यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। मतलब ये न्यूज़ में है पॉलिटी का ये वाला पार्ट, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है पेपर में। क्वेश्चन जब आते हैं तो ऐसी जगह से आते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया यार आर्टिकल, है ना, वो करंट बेस्ड ही होता है बेटा, इसलिए मैंने ये लगा रखा था यहाँ पे। चलो इसके बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझा देता हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सिविल सर्वेंट को जो है कोई भी अथॉरिटी अपॉइंटिंग है उससे नीचे वाला बंदा नहीं हटा सकता। देन बोलता है नो सिविल सर्वेंट कैन बी डिसमिस्ड, रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक विदाउट एन इंक्वायरी। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिना इंक्वायरी के नहीं हटा सकते आप इनको, ना ही कोई अपॉइंटी जो है इसका उससे नीचे वाली अथॉरिटी इसको हटा सकती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लॉज 2A जो है आर्टिकल 311 का, क्लॉज 2 का A सब क्लॉज, वो यहाँ पे बोलता है कि पर्सन अगर कोई सिविल सर्वेंट है और वो क्रिमिनल चार्जेस के अंदर जो है कन्विक्ट होता है तो उसको हटाया जा सकता है जी। फिर कोई ज़रूरत नहीं इंक्वायरी की, कोई ज़रूरत नहीं परमिशन की, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। नंबर सेकंड क्लॉज 2 जो है इसका 311 का, वो क्या बोलता है, बोलते हैं अगर कोई अथॉरिटी जो है एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव्ड, मतलब जो अथॉरिटी जिसके पास पावर है इनको हटाने का, इनको रिड्यूस करने का, इनकी पोजीशन को, अगर वो सेटिस्फाई होता है किन्हीं कारणों से कि हाँ यार ये इन्होंने गलत करा है और वो सेटिस्फाइड है, तो वो क्या कर सकता है, वो अथॉरिटी किसी अथॉरिटी को दे सकता है परमिशन और पावर कि उनको हटाया जाए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ़ द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव्ड अ पर्सन, और बोलता है रिड्यूस हिम इन रैंक इज सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है, दैट फॉर द सम रीजन, किन्हीं कारणों से, टू बी रिकॉर्डेड बाय दैट अथॉरिटी इन राइटिंग, अगर उस अथॉरिटी जो है वो अगर रिटर्न में देता है, इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड सच इंक्वायरी। तो मतलब इंक्वायरी ज़रूरी नहीं है उस टाइम पीरियड पे, अगर वो अथॉरिटी सेटिस्फाइड है कि हाँ यार ऐसा हुआ है और इसने किया होगा ऐसा, ठीक है, तो बिना इंक्वायरी के भी हटा सकती है वो अथॉरिटी, रिटर्न में दे सकते हैं और उसको हटा सकते हैं। तो क्लॉज 2C क्या बोलते हैं, इफ़ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो अगर राज्य की सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नर सेटिस्फाइड होते हैं तो यहाँ पर इंक्वायरी की ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ेगी, फिर भी उनको सीधा सीधा हटाया जा सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि 311 के अंदर जो स्टेट के अंदर बेटा सर्विस देते हैं सिविल सर्वेंट जैसे SDM ये सब, है ना, तो वो तो अंडर आते हैं गवर्नर के परव्यू के अंदर, तो इसलिए गवर्नर इजीली उनको हटा सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना। लेकिन अगर आप देखोगे कोई प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटी हैं स्टेट के अंदर, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कोई आपके ये क्या कहते हैं जजेस के अंदर आप देख लो, हाई कोर्ट के जज जो अपॉइंट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट, तो जो भी अपॉइंटी बाय प्रेसिडेंट हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होगा हटाने का, ठीक है। लेकिन इंक्वायरी की ज़रूरत कहाँ नहीं है, ये आपको याद रखना है।
ठीक। नेक्स्ट अभी अभी एक बिल आया है, बॉयलर बिल 2024। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक दो चीज़ें याद रखनी है। बॉयलर वही जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है स्टीम को जनरेट करने के लिए, पानी गर्म करते हैं उसमें स्टीम बनता है, फिर वो स्टीम का यूज़ किया जाएगा इंडस्ट्री में किसी भी काम के लिए जिसके लिए बनाना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पहले कौन सा एक्ट था, कब का था, और जिसको इसने हटाया। 1923 के अंदर बॉयलर एक्ट जो था उसको अभी हटाया है, 100 साल से ज़्यादा हो गए थे। उसको हटाने का रीज़न ये था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे क्रिमिनल जैसे ऑफेंस थे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अगर कोई बॉयलर की मेंटेनेंस या किसी भी तरह का जो प्रोविजंस थे वो क्रिमिनल थे, ज़्यादा क्रिमिनल बेस्ड प्रोविज़न थे, इसीलिए थोड़ा उनको ईजी कर दिया गया है, बस इतना सा कुछ इसके अंदर हुआ है। ठीक है, देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया इस चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो करंट अफेयर वाले पार्ट के अंदर प्लेलिस्ट में। ठीक है, देन देख लेते हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल में क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने का। सबसे पहले जब ये अमेंडमेंट बिल आया था बेटा, ये किस बिल को अमेंड कर रहा है, ओल्ड बिल कब का है, तो वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 1995 वक्फ एक्ट देखोगे तो ये वक्फ जो एक्ट है इस 1995 के अंदर अमेंडमेंट के लिए ये आया है। देन अब ये बिल आया तो इसके ऊपर जो है पार्लियामेंट ने डिमांड करा कि एक कमेटी बैठनी चाहिए और कमेटी को देखना है कि क्या ये प्रोविज़न सही है बिल के या नहीं है। इसीलिए एक कमेटी बिठाई गई जिसको बोला जाता है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो JPC कमेटी बड़ी फेमस न्यूज़ में था JPC, तो ये JPC बिठाया गया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसी कमेटी के अंदर 31 मेंबर्स थे। 31 मेंबर में एक हेड था, कमेटी का हेड भी होता है, और वो कौन थे, वो बीजेपी के MP थे जिनका नाम था जगदम्बिका पाल। तो जगदम्बिका पाल जो हैं ये इस कमेटी के हेड थे, याद रखना, किसके लिए, जो वक्फ बोर्ड के लिए बनाई गई थी JPC, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये जो आपके पास जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है ये क्या थी, किस तरह की थी। तो देखो, सबसे पहले JPC जो होती हैं वो एडहॉक कमेटीज़ होती हैं। दो तरह की कमेटीज़ होती हैं, परमानेंट होती है, टेम्परेरी होती है। तो ये जो है एडहॉक कमेटी का मतलब हुआ बेटा कि ये कमेटी परमानेंट नहीं, टेम्परेरी बेस कमेटी है, जिसका मेन उद्देश्य है कि जो आपका काम है उसके ऊपर देखना, उस काम को ख़त्म करना, फिर कमेटी का टाइम ख़त्म। मतलब स्पेसिफिक काम के लिए कमेटी को बनाया जाता है JPC को। अब JPC जो है हमने देख लिया पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती है, स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है, एडहॉक कमेटी है ये एक। ठीक है, देन ये इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो दोनों हाउस के होते हैं, ये भी पता होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के होते हैं। जो इसका चेयरमैन होता है वो मेंबर होता है लोकसभा का सिर्फ, और अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। तो याद रखना JPC का चेयरमैन अपॉइंट स्पीकर करता है और इसका चेयरमैन लोकसभा का मेंबर होता है। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे कमेटी के अंदर, दैट मीन्स कोई फिक्स नहीं है 31 ही होंगे, पार्लियामेंट विल डिसाइड कितने मेंबर होंगे, नो सेट ऑफ लिमिट ऑन दी नंबर ऑफ मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, नहीं तो आपने पढ़ा होगा 10, 22, 7, 22 ऐसे ऐसे करके बनते ना, 22, 7, फिर वो 31 हो जाते हैं, वो नहीं है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 29 हो जाते हैं, कुछ जगह 31 मेंबर भी हैं, अलग अलग कमेटीज़ हैं, है ना, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर। सो यहाँ पे लेकिन जो JPC है उसमें कोई लिमिट नहीं है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कमेटी जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, और कमेटी की जो रिकमेंडेशन होती है वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, एनफोर्सेबल नहीं होती है। मतलब जो भी कमेटी रिकमेंडेशन लेके आएगी वो कोई भी एनफोर्सेबल नहीं होगी, एडवाइजरी नेचर की होगी। मतलब पार्लियामेंट के उस बात को सुनना ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन एनफोर्सेबल। तो कांग्रेस के एक मेंबर हैं, उन्होंने जो है प्रिविलेज मोशन लाया है जी, अभी अभी किसके अगेंस्ट लाया था, धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उनके अगेंस्ट लाया था जी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्रिविलेज मोशन होता क्या है, क्यों लाया जाता है, ना कि किसके अगेंस्ट लाया था। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो आपके हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके खिलाफ लाया गया था कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर के द्वारा जी। ठीक है, क्या नाम था, जयराम रमेश जी ने लाया था। अब हम बात करते हैं कि क्या है, ये होता क्या है। इम्पॉर्टेंट ये है प्रिविलेज मोशन क्या है। प्रिविलेज मोशन जो है बेटा, ये आप देखोगे कि एक चीज़ पार्लियामेंट के अंदर है, वो है कुछ प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट्री मेंबर्स को। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी प्रिविलेजेस हैं मेंबर को, कुछ उनको विशेष अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, कुछ
एक्ट स्पेसिफिक हैं जिनके अंदर उनको प्रिविलेजेस हैं। उन प्रिविलेजेस का अगर कोई हनन किया जाता है किसी के द्वारा, चाहे वो मेंबर हो पार्लियामेंट का, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। ज़रूरी नहीं वो मेंबर ही हो, कोई भी हो सकता है वो जो हनन करे उनके प्रिविलेज का, वो बाहर का भी बंदा सिटीजन हो सकता है, तो उसके खिलाफ, ठीक है, ये लाया जाता है प्रिविलेज मोशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ किसका, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का अगर ब्रीच होता है तो ये लाया जाता है पहले तो प्रिविलेज मोशन। कौन लाता है, कोई भी मेंबर ला सकता है, किस हाउस का, किसी भी हाउस का ला सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी आ सकता है ये प्रिविलेज मोशन, ये सबसे पहले ध्यान देना। ओके, सो नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कि जो ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि कुछ राइट्स हैं उनके ब्रीच की बात की जा रही है, जो मैंने आपको बोला कि जहाँ पे वो राइट्स उनको मिलते हैं, किसको, मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है उनको। अब पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको, मैंने ना इसमें ऐड किया था, हाँ, यहाँ से आ जाओ। देखो सबसे पहले ये वाले आर्टिकल पे आ जाओ। आर्टिकल 105 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट पार्ट इसके अंदर 5th के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये प्रोवाइड करता है आपका कुछ प्रिविलेजेस, और 2 तरह के प्रिविलेजेस देता है सिर्फ ये बेटा। बाकी जो आप पढ़ते हो प्रिविलेज वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो एक्ट्स के अंदर है। तो ये 105 के अंदर जो आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं दो, वो क्या हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, बोलने की आज़ादी है, कुछ भी वो बोल सकते हैं, और जो वो बोलते हैं उसके ऊपर जो है कोई भी कोर्ट के अंदर जो है कोई उसका क्वेश्चन नहीं कर सकता, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये इनको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सेम वही वाला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 जैसा कुछ है, मतलब जो ये बोल रहे हैं तो दूसरे को सुनने की जो आज़ादी है वो भी उसी जैसी है। मतलब आप ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते जो अनपार्लियामेंट्री हो, दैट मीन्स कि जो गलत हो, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हो, आप गलत बोल रहे हो, आप फैक्ट ही गलत लेके आ रहे हो, वो भी इनके प्रिविलेज का नन हो जाता है। झूठ नहीं बोल सकते मतलब आप। इसीलिए जब आप मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हो तो पार्लियामेंट्री जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जो डेटा आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आर्टिकल 105 के अंदर 2 तरह के प्रिविलेजेस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट एंड राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स। राइट ऑफ पब्लिकेशन मतलब इनके पास अधिकार है कि जो इन्होंने बोला है कौन सी चीज़ को पब्लिश किया जा सकता है, कौन सी चीज़ को नहीं। बिना पार्लियामेंट के परमिशन के आप पार्लियामेंट्री वर्डिक्ट को पब्लिश नहीं कर सकते, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी चैनल पब्लिश नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन आ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना जी, 2 तरह के प्रिविलेज। अच्छा, और भी प्रिविलेजेस लेकिन आपने पढ़े, जैसे कि एक एक्ट में आपको बता देता हूँ, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, इसके अंदर एक प्रिविलेज है कि अगर कोई मेंबर है कमेटी का और पार्लियामेंट के किसी हाउस का, तो उस मेंबर को जो है किसी भी सिविल प्रोसेस के अंदर, कोर्ट के अंदर किसी सिविल प्रोसीडिंग में आप मतलब उसके अगेंस्ट नहीं चला सकते, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको डिटेन नहीं कर सकते। कब, अगर चल रहा है सेशन चल रहा है तो भी नहीं कर सकते, सेशन चलने वाला है उससे 40 दिन पहले, अगर 40 दिन बचे हैं तो भी नहीं कर सकते, सेशन खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी नहीं कर सकते। तो मतलब 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, सेशन के टाइम आप नहीं कर सकते कोई अरेस्ट, डिटेन किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर को ऑन सिविल ग्राउंड, ठीक है। ये भी इनको एक प्रिविलेज है, दैट इज अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो ये भी याद रखना। अच्छा, और भी है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ रूल्स हैं, जैसे कि रूल 222 लोकसभा के अंदर, रूल 187 राज्यसभा के अंदर, तो वहाँ पर भी कुछ प्रिविलेजेस हैं जिनके थ्रू गवर्न किया जाता है आपके प्रिविलेज के राइट्स को, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, इनको ध्यान देना। एक एक्सेप्शन है बेटा, प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, मतलब पार्लियामेंट बनता ही है प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा को मिला के, बट प्रेसिडेंट को कोई प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 नहीं है, ये ध्यान देना। प्रेसिडेंट को जो प्रिविलेज है दैट इज अंडर आर्टिकल 361 विद गवर्नर, तो वहाँ उनको प्रिविलेज है कि उनके ऊपर जो है कोई भी प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चल सकता विदाउट उनको बताए, और ये सब है ना, दैट इज अंडर आर्टिकल 361। तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट को यहाँ 105 के अंदर प्रिविलेज नहीं है, 361 के अंदर है, ओके। सो दैट्स इट, तो ये था हमारा प्रिविलेज मोशन।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट दिया है, दैट इज़ रिगार्डिंग सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC ST रिजर्वेशन। तो SC ST रिजर्वेशन की सब क्लासिफिकेशन के बारे में बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। 7 जज का ये बेंच था जिसके अंदर जो है इन्होंने फिर से रीफ्रेम करा है ऑपरेशन ऑफ SC ST कोटा को। अच्छा, क्या हुआ है तो इम्पॉर्टेंट हम देख लेते हैं इसके बारे में। अगर आप आर्टिकल 341 देखते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि SC जो शेड्यूल जो कास्ट है उसको प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो डिसाइड करे SC कौन सा कैटेगरी अंडर SC आएगा, है ना। तो ऐसे हम पढ़ेंगे 2 तरह के आर्टिकल्स। यहाँ पे आप देखो 341 शेड्यूल कास्ट के लिए, 342 शेड्यूल ट्राइब। तो प्रेसिडेंट अंडर 342 शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है, एंड डिफाइन इन द सेंस कि उसको डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप अंडर आएगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर। तो ट्राइब 342, कास्ट 341, पहले तो ये याद रख लेना, ठीक है। अभी रिसेंटली SC के पास अगर आप देखोगे कोटा, दैट इज़ 15% रिजर्वेशन है अभी, ठीक है। ओके, तो रिजर्वेशन के बारे में देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा। तो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग आर्टिकल 15 आपको पता है, 16 पता है। 15 16 दोनों ही जो है, एक हो गया आपका अगेंस्ट आपका डिस्क्रिमिनेशन, और सेकंड हो गया इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला 16। 15 जो आर्टिकल है यहाँ पे पहली बार आप देखते हो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था। किसमें? दैट वाज रिगार्डिंग एडमिशन, है ना। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन, और साथ ही साथ में डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 5 ग्राउंड्स आपने पढ़े होंगे आर्टिकल 15 में, है ना, कि सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो 5 ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, वो है आर्टिकल 15। 16 अपॉर्चुनिटी की बात करता है, और साथ ही साथ में आप अगर आपने पढ़ा होगा डिटेल में चीज़ों को, तो आप देखोगे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होता है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 15 आर्टिकल में हुआ था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि भाई अगर तुम 15 में रिजर्वेशन दे रहे हो एजुकेशन के टाइम में, तो जॉब में भी मिलना चाहिए, अंडर 16 भी आना चाहिए। तो आफ्टर वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन 16 में अमेंडमेंट हो गए, आया था रिजर्वेशन जॉब्स में। पहले 15 में आया था सिर्फ रिजर्वेशन 1951 में, एंड 1951 में रिजर्वेशन आया और पार्लियामेंट बनी 52 में। तो कैसे हो सकता है जी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट, पार्लियामेंट तो बाद में बना। हम पढ़ते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये भी कैसे पॉसिबल है, ये मुझे बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, जो कोई भी जिस बच्चे को आता है। तो 46 आपने पढ़ा होगा, DPSP का प्रोविज़न है जिसके अंदर बोलता है कि स्टेट को काम करना है क्या, एडुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए SC और ST की। देन आर्टिकल 341 मैंने आपको बता दिया, 42 मैंने आपको बता दिया। 41 के अंदर क्लॉज हैं 2। एक क्लॉज 1 जो बोलता है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा और डिफाइन करेगा कि हाँ इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या होना चाहिए, SC और कैटेगरी में इंट्रोड्यूस करना है। देन बाद में वही जो प्रेसिडेंट ने मतलब नोटिफिकेशन जारी किया होता है वो फिर पार्लियामेंट आएगा, फिर पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, पास होगा वो बिल, ठीक है। तो वो जो बिल है फिर पार्लियामेंट पास करता है, ये भी बोले आर्टिकल 341(2) के अंदर, फिर पार्लियामेंट उसको पास करता है, देन जाके फिर वो गैजेट में जाएगा, फिर वो गैजेट के बाद फिर वो प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है उसका, फिर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो उसको अपने गैजेट में डाल देती है कि ऐसे हिमाचल में चल रहा है, यही प्रॉब्लम है ना। तो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने स्टे लगा दिया था उसके ऊपर, उसके नोटिफिकेशन जो पास हुआ था पार्लियामेंट ने पास कर दिया है वो हाटी कम्युनिटी वाला ST वाला, है ना, लेकिन वो उसके ऊपर एक चैलेंज हुआ है उसको, तो किसी कम्युनिटी ने उसके ऊपर चैलेंज करा है कि गलत है वो। ओके, सो अब रिजर्वेशन की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस पक्का पूछेगा। फर्स्ट मेजर जो वर्डिक्ट आपका सुप्रीम कोर्ट का आया था दैट वाज अंडर स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस आपका चंपक दोराई राजन केस 1951, बहुत फेमस केस है। तो चंपक दोराई राजन केस के अंदर 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका रिजर्वेशन जो था उसको सही ठहराया और रिजर्वेशन दिया गया अंडर आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 बाद में दिया गया। फिर देन लेटर ऑन आप देखोगे कि यहाँ पे 16 में जो क्लॉज 4 था
जो रिजर्वेशन का फॉर आपका जॉब्स के रिगार्डिंग, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उसको एग्जामिन करा, उसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे थे उसको, है ना, इक्वालिटी और ये सब के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस चले। डिटेल में जब पॉलिटी पढ़ते तो मज़ा आता है इसको पढ़ने का। अभी जस्ट आप देखो कि 16 क्लॉज 4 जो है चैलेंज किया गया था अंडर, उसमें जो वर्डिक्ट आया था वो आया था इंदिरा साहनी केस, है ना। इंदिरा साहनी जो आप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992 था, उसमें कुछ 3-4 चीज़ें इंदिरा साहनी ने इसका जो स्कोप है उसको डिफाइन किया। 16 क्लॉज 4 के स्कोप को क्या डिफाइन किया? सबसे पहले बोला कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ओबीसी में चलेगा और जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी में। दूसरा उन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन है ये प्रमोशन में नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम एंट्री के टाइम में मिलेगा, ये इंदिरा साहनी ने बोला था। तीसरा इंदिरा साहनी ने बोला कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता किसी भी पोस्ट के लिए। अगर 10 पोस्ट है तो 5 में ही रिजर्वेशन होगा, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। किसी भी तरह का रिजर्वेशन हो, SC ST OBC जो इकट्ठा मिला के 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन इसी बात को बाद में चैलेंज किया गया 16(4) के अंदर, जो ये बोल रहे थे कि रिजर्वेशन सिर्फ एंट्री के टाइम में मिलेगा, बाद में नहीं मिल सकता प्रमोशन के टाइम। तो 1995 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो कानून लाती है और अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और एक और जो है आर्टिकल ऐड होता है 16 क्लॉज 4A, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन में भी मिलेगा। 1995 में ये आया था बेटा, तो रिजर्वेशन प्रमोशन में मिलना शुरू हुआ। आफ्टर दैट ये 16(4)A के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेटर ऑन 16(4)A जो है इसके अंदर आप देखोगे 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है एंड द केस इज M नागराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। तो ये जो M नागराजन केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ठीक है यार, जो 16(4)A है वो सही है, वैलिड है, चलेगा, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये जो तुम रिजर्वेशन दे रहे हो ना वो इन 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करता हो। 3 कंडीशन लगा दी M नागराजन केस ने रिजर्वेशन की रिगार्डिंग। पहला कंडीशन ये बोला कि SC ST जो कम्युनिटी है शुड बी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। तो वो जो कम्युनिटी है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए तो रिजर्वेशन मिलेगा। नंबर सेकंड, नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। उसका जो है जो रिप्रेजेंटेशन है उस एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो दिखना चाहिए कि कम है। ऐसा ना हो कि ऑलरेडी बहुत उसका है ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और फिर भी आप रिजर्वेशन दे ही जा रहे हो, तो वो सब नहीं चलेगा बोलते। नंबर थर्ड बोलता है कि शैल नॉट अफेक्ट द ओवरऑल एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ऐसा ना हो कि तुम रिजर्वेशन के थ्रू डाल रहे हो, बाद में पता चल रहा है कि काम ही नहीं कुछ हो रहा है, रिजर्वेशन के थ्रू आ रहे हैं लोग और वहाँ पे एफिशिएंसी मर गई सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको भी ध्यान देना है कि ऐसा भी ना हो। तो ये 3 जो है चीज़ें आई थी अंडर आपका 2006 सुप्रीम कोर्ट नागराजन केस। ओके, आर्टिकल फिर कुछ और हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग SC ST 330 332। 330 में आप देखते हो लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन है SC ST को। 332 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रिजर्वेशन है SC ST को। देन आप देखते हो आर्टिकल 243D, ये आप पढ़ते हो पंचायती राज में रिजर्वेशन मिलता है SC ST को 243D के अंदर। देन आप देखते हो आर्टिकल 233T, ये प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन एवरी, क्या इट्स नॉट 43 बेटा, इट्स 240 नॉट 33, दैट इज 243। ठीक है, तो 243T जो है इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी में सेम रिजर्वेशन जैसे 243D में है पंचायती राज के अंदर। ठीक है, ओके, सो डन डन डन। तो हो गया हमारा पॉलिटी इतना। नेक्स्ट वीडियो आज ही आपके सामने आ जाएगा शाम तक, जो कि ज्योग्राफी के अंदर रहने वाला है अगस्त मंथ। जल्दी जल्दी हम 3-4 दिन के अंदर अगस्त मंथ को कंप्लीट कर देंगे। तीन दिन के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे अगस्त मंथ को। देन फिर सितंबर फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, देखना शुरू कर दो, है ना। तो डिटेल में देखोगे तो 1 लाइनर मैं लेके आऊँगा मंथ वाइज आपके लिए वीडियो, तो फिर वो ईजी हो जाएंगे बेटा आपको करना। ठीक है, बाय।